नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सोच रहा था आज आपसे महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक के राजनीतिक घटनाक्रम पे बात करूंगा और जो मेरे मन में कुछ सवाल आ रहे हैं उस पे बात करूंगा। बात की शुरुआत करता तब से उससे पहले ही खबर आई कि आर्ट न्यूज़ के संस्थापक हैं, पत्रकार हैं जुबैर अहमद, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तार ये किया गया है कि उन्होंने कुछ चीज़ें सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप में उनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आर्ट न्यूज़ वो न्यूज़ है जो आमतौर पे जो व्हाट्सएप फैक्ट्री पर नफ़रत का कारोबार करते हैं जो लोग, तो उस आर्ट न्यूज़ ने कई बार ऐसे खुलासे किए हैं कि ये फेक खबर है। वो लोग जाके पड़ताल करते हैं और कई खबरों को, जो मैंने खुद देखा है कि मेरे व्हाट्सएप पे कई नफ़रत भरी खबरें आती थी, लेकिन आर्ट न्यूज़ ने चेक करके बताया कि ये नफ़रत भरी झूठी खबरें हैं, इसमें कोई सच्चाई से लेना देना नहीं है। फिलहाल जुबैर अहमद गिरफ्तार हो गए हैं। अब आते हैं महाराष्ट्र पे। कुछ सवाल हैं मेरे मन में। मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनेगी, शिंदे की मुख्यमंत्री बनेंगे, उद्धव की सरकार बचेगी। इन सब देखने चीज़ें हम पिछले 4-5 दिनों से देख रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल मेरे मन में आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपसे बात करनी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है मेरा कोई दर्शक इतना अच्छा हो मुझे मेल करके बता दे कि जो मेरे मन में सवाल आ रहे हैं, लेकिन शायद अगर आप मेरे जागरूक दर्शक हैं तो हो सकता है कि आपके सवाल और मेरे सवाल एक जैसे हों। और मेरे सवाल हैं कि लोकतंत्र में ये हो क्या रहा है। शिंदे साहब असम में हैं, उनके साथ लगभग 40 विधायक हैं। एक 5 स्टार होटल है रेडिसन, उसमें वो आराम फरमा रहे हैं। और मैंने कैलकुलेशन किया कि करीब 200 कमरे बुक हैं किसी भी बाहर के आदमी के लिए होटल दे रहा है, यानी पूरा होटल लगभग फुल है शिंदे साहब के लिए। और कैलकुलेशन किया मैंने तो आमतौर पे एक विधायक के ऊपर लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। मतलब अब तो ये अगर वहाँ रहने का कैलकुलेशन किया जाए, क्योंकि 30 तक वहाँ रहने को किया गया है, तो ये लाखों करोड़ों में पहुँच जाती है रकम। असम वो जगह है जहाँ से बहुत दर्दनाक खबरें आ रही हैं। अब वहाँ पे बाढ़ हर साल आती है, इस साल और विभीषिका बढ़ गई है। 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग बेघर हैं। तस्वीरें आ रही हैं कि छोटी छोटी नाव में बच्चे महिलाएं फंसे हुए हैं, पानी में परेशान हैं। और उसी असम से तस्वीर आ रही है कि उसका एक 5 स्टार होटल पूरा बुक कर लिया गया है। उस 5 स्टार होटल में महाराष्ट्र के विधायक आराम फरमा रहे हैं। एक वीडियो आया था शिंदे साहब का, लोग कह रहे हैं कि ये शराब के नशे की हालत में हैं। इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। बोलण्यापासून काय कारण आहे साहेब? शिंदे साहेब, तुम्हाला बोलण्यापासून अडवलं जात आहे साहेब. तुम्ही बोलताय. शिंदे साहेब तुम्ही बोलताय. शिंदे साहेब तुमची नाराजी पुढे विरोधात आहे. पुढे विरोधात नाराजी. बोला बोला शिंदे साहेब. सर तुमची नेमकी साहेब तुम्हाला अडवलं जात आहे बोलण्यापासून काय कारण आहे साहेब? शिंदे साहेब, अब मैं इस सवाल में नहीं जाता कि भाई शिंदे साहब शराब पिए हैं या नहीं पिए हैं। जब 5 स्टार होटल में विधायकों के पास कुछ करने के लिए नहीं है तो माननीय नेतागण शराबी पिएंगे और करेंगे भी क्या? आदमी का खून पी रहे हैं नेता, तो कम से कम शराब पी रहे हैं तो कुछ गनीमत है। तो मेरा सवाल ये था कि एक सरकार, चुनी हुई सरकार आती है, गठबंधन करती है, क्योंकि पूर्ण बहुमत में नहीं आती है, 2.5 साल सरकार चलाती है और अचानक उसमें फूट पड़ जाती है। और जिनमें फूट पड़ती है फिर वो सब विधायक भागते हैं, गुजरात जाते हैं, फिर वहाँ से है चार्टर्ड प्लेन से वो लोग असम पहुँचते हैं, होटल में रुकते हैं। फिर बीच में कहानी है कि एक मीटिंग करनी थी उन्हें बीजेपी के नेताओं से। फडणवीस साहब बड़ोदरा होते हुए पहुँचे और फिर एक दिल्ली से हवाई जहाज उठा। वो सारी कहानी आपने सुन रखी है कि लोगों को छुपाने के लिए, लोगों को पता ना चल जाए, अलग अलग हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, वहाँ मीटिंग होती है। ये सब हो क्या रहा है डेमोक्रेसी में? क्या इसके बिना काम चलता नहीं है? और मुझे लगता है कि बहुत दुख होता है ये कि आप मुझे चुने और मैं आके मंच से आपके वोट लेने के लिए कहूँ कि मैं इस देश में हिंदू राष्ट्र बना के रहूँगा, और आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक हो, तो आप मुझे वोट दे दें कि मैं हिंदू राष्ट्र की बात करूँगा और मैं बाद में कुछ करोड़ रुपये लूँ, जैसे आमतौर पे आरोप लगते रहते हैं, और फिर मैं कांग्रेस में जाके सपोर्ट कर दूं या किसी भी ऐसी पार्टी में कर दूं जो अपने आप को सेकुलर कहती है। या इसके विपरीत मैं कहूं कि मैं सेकुलर हूं, मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई
सबकी बात करता हूँ, आप मुझे वोट दीजिए, आप मुझे वोट देते हैं, मैं विधायक बन जाता हूँ और फिर मैं जाके बीजेपी या शिवसेना में या ऐसी कोई भी जो कट्टर हिंदुत्व की प्रतीक पार्टियाँ हैं उसमें जाके अपने को मर्ज कर देता हूँ, उन्हें सपोर्ट कर देता हूँ। तो ये आपके भरोसे को चोट नहीं है। और देश में क्या ये कानून अपराध बनना नहीं चाहिए कि आप जिसको जिस विचारधारा को वोट दे रहे हैं, आपका विधायक चुनने के बाद अपने आप को बेच दे रहा है। मुझसे एक जने ने सवाल कहा कि जब एक महिला अपना शरीर को बेचती है तो आप उसको वेश्या कहते हैं, और ये विधायक खुद को बेच रहे हैं तो आप इनको क्या कहेंगे? इसका जवाब भला मैं क्या दे सकता हूँ? देश में लोकतंत्र में नेताओं का चरित्र जितनी तेजी से गिर रहा है उसने गिरते हुए रुपयों को भी मात कर दी है। रुपया ज़्यादा गिरेगा या नेताओं का चरित्र ज़्यादा गिरेगा, मैं कुछ कह नहीं सकता। जो नेता जनता के बीच में किसी एक के समर्पण की बात करते हैं, 24 घंटे बाद उसी के समर्पण को ताक पर रख के उसको गाली देते हैं। तो ये बिल्कुल अलग परंपरा है, ये कभी देखी नहीं जाती थी पहले। और अब जो देख रहा हूँ कि महीने महीने भर तक विधायक क्षेत्र से गायब हैं। सुप्रीम कोर्ट में रात को 7:30 बजे एक एप्लीकेशन दी जाती है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में लाखों एप्लीकेशन लंबित हैं। लोग महीनों महीनों सालों से जेल में बंद हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनका नंबर नहीं आ पाता। मेरी माननीय सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा आस्था है, क्योंकि देश में वही एक जगह बची है जहां लगता है कि न्याय होगा, संतुलन बनेगा, या हम अपनी पीड़ा को लेके जाएंगे वहां पे तो हमारी बात सुनी जाएगी। जहां पे लाखों एप्लीकेशन लंबित हैं, लाखों मुकदमे लंबित हैं। पता नहीं महाराष्ट्र में ऐसा क्या खास है कि शाम को एप्लीकेशन दी जाती है, अगले दिन सुबह सुनवाई हो जाती है, और सुनवाई होने से पहले सोशल मीडिया पर लोग आंकड़ा लगा लेते हैं कि इसमें क्या फ़ैसला आने वाला है, और तब हद हो जाती है जब लगभग फ़ैसला भी वही आ जाता है। गोदी मीडिया हमारी जो है वो उछल उछल के वो इतनी खुश है कि 11 जुलाई तक विधायकों को स्टे मिल गया, और जो थंबनेल बन के चलने लगे हैं वो बदला लिया जाएगा, क्रांति कर दी जाएगी, और मतलब अब तो उद्धव का पत्ता साफ। मतलब गोदी मीडिया ने मान लिया कि सरकार बदल गई, नया मुख्यमंत्री आ गया, और जो पिछला मुख्यमंत्री था वो बहुत नाकारा था। कम से कम गोदी मीडिया के थंबनेल तो ये बताने लगे हैं। मेरी चैट डिबेट्स में आज अभिषेक ने, मेरे जो को पार्टनर है, उसने एक खुलासा किया कि वो देख रहा था चैनल में, आज देख नहीं पाया था उसने, तो कह रहा था कि मैं तो चैनल को देख के हैरान हो गया। एक चैनल पे कह रहे थे कि राज्यपाल ने अब कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पेश करो। तो बता रहा था कि मैंने जल्दी से कानून की किताब उठा के देखी कि क्या राज्यपाल अविश्वास प्रस्ताव भी पेश करने को कह सकता है। ये तो सुना था कि राज्यपाल विश्वास ले सरकार, ये इसका निर्देश दे सकता है, लेकिन राज्यपाल ये भी कहे कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष पेश करे, ये सुना नहीं था। लेकिन राज्यपाल को पता हो नहीं पता हो, लेकिन गोदी मीडिया के चैनलों को पता है। ये भयंकर 4-5 दिन से जो आप देख रहे होंगे चैनल पे, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा। इसके कई फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि एक देश का नौजवानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा था। सरकार को पता था कि अगर ये आंदोलन खड़ा हो गया तो इससे निपट पाना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि जब नौजवान सड़क पे आते हैं तो अच्छी से अच्छी हुकूमतें हिल जाती हैं। और नौजवान सड़कों पे आ गए थे, 100-150 ट्रेनों में आग लगा दी गई थी, कई करोड़ सैकड़ों करोड़ की संपत्ति का नुकसान पहुंचा था, और पूरे देश में ये माहौल बन रहा था कि अब कम से कम अब युवाओं एक क्रांति करके आएंगे, और बहुत परेशान हो गए थे सब सरकार चलाने वाले। अचानक महाराष्ट्र की राजनीति का शगुफा शुरू होता है और फिर सब कुछ गायब हो जाता है। अग्निवीर भी गायब हो जाते हैं, अग्निपथ भी गायब हो जाते हैं, सिर्फ महाराष्ट्र चल रहा होता है दिन भर। तो मुझे तो ये अच्छा लगा, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि इस तरह का कोई बड़ा मुद्दा उठता है, उस मुद्दे से ध्यान बचाने के लिए, ध्यान को चेंज करने के लिए कोई इतनी गंभीर घटना सामने आ जाती है, कहीं बम फट जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो मैं तो ईश्वर को धन्यवाद दूंगा। कम से कम राज्यों की सरकारों को गिराने का खेल हो रहा है, कम से कम कोई हादसे जैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं कि सारा मीडिया का ध्यान उधर चला जाए। और वैसे ज़रूरत भी नहीं थी। अगर दिल्ली में बैठे हाकिम कह देंगे मीडिया से कि अब ये खबरें नहीं दिखानी, तो इस दौर में 90% चैनल वैसे भी लेटे रहते हैं, किसी हाकिम की कोई खबर नहीं चलती। तो महाराष्ट्र में जो चल रहा है शायद अभी कुछ दिन और चलेगा, 11 जुलाई तक का टाइम है। बीजेपी कोशिश कर रही है, शायद सरकार बना भी ले। सरकार बना भी लेगी तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत के दिन बुरे शुरू होंगे। संजय राउत ने भी जो बयान दिया वो ठीक नहीं है कि 40 लोगों के शव आएंगे। राजनीति में इस तरह की भाषा नहीं बोली जानी चाहिए। वो भी आपके साथ ही हैं आज, चाहे वो आर्थिक कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से, किसी भी कारण से अगर वो किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं
तो आपको भी ये भाषा नहीं बोली जानी चाहिए थी। तो ये पूरा खेल जो हो रहा है महाराष्ट्र का बहुत तेज़ी से चल रहा है और मुझे लग रहा है कुछ दिन और चलता रहेगा, 11 जुलाई तक तो कम से कम चलेगा, जिससे चीज़ें क्लियर हों। और टीवी चैनलों को तो ऐसे मसाले चाहिए तो वो मसाले देते रहेंगे। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश पे। आज भी दिन भर आजमगढ़ और रामपुर की बात होती रही। धर्मेंद्र यादव ने एक बयान दिया जो बहुत चर्चा में है और जिसमें उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी के लोगों ने शायद हम उनका भरोसा नहीं जीत पाए। सुनिए क्या कह रहे हैं धर्मेंद्र यादव। इसलिए मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, अपने माइनॉरिटी के लोगों के बीच कम से कम मेरी हाथ से ही सबक ले लो। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है और कोई लड़ेगा तो केवल और केवल समाजवादी पार्टी और उसके नेता माननीय अखिलेश यादव जी। और आप भी जब ताकत नहीं दोगे या ताकत देने में कंजूसी कर दोगे तो बताओ मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी से कैसे निपटोगे? कब तक धोखा खाओगे? हर मौके पे इन्होंने 4-4 बार सरकार मिलकर बनाई। जब मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी की जरूरत पड़ी, अभी विधानसभा के चुनाव में अगर आपकी सरकार नहीं बनी है आज उत्तर प्रदेश में, तो इसके पीछे भी बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गुप्त समझौता था। और आजमगढ़ के मेरे लोग जो नहीं समझ पाए इस चीज को, कम से कम आज इस हार के बाद बंद कमरे में अकेले में सोचना कि आपकी थोड़ी सी और दुआएं मिल जाती तो आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी का कभी खाता नहीं खोलने देते। न जाने क्यों आप गुमराह हो गए और बहुजन समाज पार्टी को जो टेंडर लिए बैठी भाजपा से, जो डरती है ईडी से, जो डरती है सीबीआई और इनकम टैक्स से, और सीबीआई इनकम टैक्स के डंडे की बदौलत अगर आप भी गुमराह हो गए तो बताओ मेरे एरिया में अपने नौजवानों से कहूंगा, कोई बात नहीं, चुनाव हार गए। साथियों ने जिसने वोट दिया उसको धन्यवाद, और जिसने वोट नहीं दिया है मेरे नौजवानों, अभी से उनके घर में जाके पूछना कि आखिर हमने क्या गुनाह किया था जो मुझे वोट नहीं मिला। आज से पूछना शुरू कर दो, और जब आज से हम पूछेंगे तो मुझे यकीन है आने वाले 24 आते आते शायद ही कोई वोट बहुजन समाज पार्टी के खाते के लिए बचेगा। सारा वोट समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के। धर्मेंद्र यादव आहत हैं कि मुसलमानों ने उनको अब वोट नहीं दिया, लेकिन लोग बदले में धर्मेंद्र यादव से सवाल कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी मुसलमानों के मुद्दे पे खुल के क्यों नहीं आ रही है। जहाँ पे गरीब लोगों के बुलडोजर चल रहे हैं तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता अपना सीना आगे करके बुलडोजर के आगे लेट क्यों नहीं रहे और ये पूछ रहे हैं कि क्यों एक धर्म विशेष पे गरीबों पे बुलडोजर चल रहे हैं। अगर बात नक्शे की करेंगे तो मैं राजधानी लखनऊ में रहता हूँ। यहाँ की 99% भवन ऐसे हैं जिनके नक्शे पास नहीं होंगे, चाहे वो मेरा घर हो चाहे वो आपका घर हो। और कई बार ये बात सामने आई है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी जो खुद नक्शे चेक करता है उसका खुद का दफ्तर नक्शे में नियम से नहीं बना होगा। और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री का घर भी नक्शे के अनुरूप नहीं बना है। तो आपका हाथ में है कि नक्शा आपका पास नहीं है, इस आधार पे आप किसी का भी घर चला दें। लेकिन समाजवादी पार्टी को जितना खुल के मुसलमानों के पक्ष में बोलना चाहिए था, वो बीजेपी और आरएसएस की राजनीति के चक्कर में उतना नहीं बोल पाई। ये मुसलमानों को पीड़ा है, उनको लगता है कि अब मुसलमानों की बात करने वाला कोई नहीं है। और हकीकत ये है कि बीजेपी और संघ ने ये नैरेटिव सेट कर दिया है कि अब आपको मुसलमानों के लिए खुल के आप बात नहीं कर सकते। ये परेशानी की बात है। तो धर्मेंद्र यादव जी को भी सोचना चाहिए कि मुसलमानों की अपेक्षा सही है। आप खुल के अगर बात नहीं करेंगे तो ये भूल जाइए कि मुसलमान आंखें बंद करके आपके साथ खड़ा रहेगा। ये बदलता हुआ दौर है और मायावती हर हालत में बीजेपी की बी टीम बनने को तैयार है। ऐसे में आपको मुसलमानों को, पिछड़ों को, दलितों को, ऊंची जातियों को एक गठजोड़ बनाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है सड़कों पे आके संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी बहुत मेहनती पार्टी है। 24 घंटे वो लोग काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं, संसाधन हर तरह के मजबूत हैं। तो आपको उनसे निपटना है तो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जो फिलहाल होती नज़र नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को लेकर तरह तरह की चर्चाएँ और तरह तरह की बातें चल रही हैं आजकल। और नौकरशाही हॉट केक है। पिछले दिनों में सैकड़ों अफसरों को इधर से उधर फेंक दिया गया, तो उसकी नई नई किससे नई नई कहानी आ रही है सामने, मैं आपको बताता रहूँगा। मुझको यकीन है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों से कहिएगा कि ये जेन्युइन चीज़ बोलता हूँ, तो सब्सक्राइब करें, सहयोग करें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।